टर्म है ग्रेजुअली या स्लाइड, स्लोली, ये सब जो वर्ड आएगा ना, ये वर्ड बड़ा काम का है। वर्क पावर एनर्जी में स्लोली, स्लाइड, ग्रेजुअली, ये सब छोटा छोटा वर्ड आपको बढ़िया इंफॉर्मेशन दे जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा प्लीज, ठीक है। जैसे इस वाले सवाल में क्या हुआ, इससे पहले वाले सवाल में ये था कि एक रोप हैंग कर रहा था एक मास से बॉब, और इस पे क्या एक फोर्स लगा है ग्रेजुअली। सुनो बात को, इस पे एक फोर्स लगा है ग्रेजुअली। फोर्स ग्रेजुअली लगने का मतलब होता है कि इसमें एक्सीलरेशन नहीं हुआ है, मतलब स्पीड इसकी चेंज नहीं हुई है। जब ये स्लोली स्लीप करेगा तो स्पीड नहीं बदलेगी। भाई जब स्पीड नहीं बदलेगी तो काइनेटिक एनर्जी कहां से बदलेगी, और काइनेटिक एनर्जी अगर नहीं बदलेगी तो बढ़िया है ना, काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो आया, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, मतलब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जीरो। तो एक बढ़िया इंफॉर्मेशन दे गया आपको। इस कंसेप्ट का काफी एप्लीकेशन होता है। आइए हम सवाल को पढ़ते हैं। इस वाले सवाल में ये था कि 5 kg का बॉब था ना, 5 kg का एक बॉब था, इसे आके एक कितने ग्राम का बुलेट हिट किया, 20 ग्राम, 50 ग्राम का, 50 ग्राम का एक बुलेट हिट करता है विद द स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। तो आप बताइए क्या होगा इसका, अगर आप बुलेट इसको हिट करेगा तो ये नहीं ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, तो ये हुआ, और साथ में ये है कि बुलेट ना इसको पेनिट्रेट करके निकला नहीं है, इसके अंदर जाके फंस गया। तो जब ये कॉमन वेलोसिटी वाला मोमेंटम याद होगा, कॉमन वेलोसिटी का कंसेप्ट है, तो इसके बाद बुलेट और बॉब दोनों साथ साथ स्पीड से जाएगा, है कि नहीं, और साथ साथ स्पीड जाते 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 एक ऐसा टाइम आएगा जहां ये मैक्सिमम रीच कर पाएगा, मतलब ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंच पाएगा। बोलिए, ये मैक्सिमम हाइट को वो गेन कर पाएगा। उसके बाद ये इक्विलिब्रियम में आ गया। हमसे ये पूछा गया कि कितना डिफ्लेक्शन हुआ, अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन मतलब हुआ कि कितने एंगल से ये डिफ्लेक्ट हुआ, सीधी सी बात है। और कोई इंफॉर्मेशन दे रखा था नहीं ना, लेंथ दे रखा है, तो इसका टोटल जो लेंथ है वो है 10 मीटर। स्वाभाविक बात है कि अगर ये 10 मीटर है और आपको पता है कि ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है एल कॉस थीटा, कल हमने देखा था, ये वाला पार्ट एल कॉस थीटा हुआ। इसका मतलब ये वाला पार्ट की अगर हम बात करें, अगर ये हुआ आपका एल कॉस थीटा, ध्यान से सुनो, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा एल माइनस एल कॉस थीटा। मीन्स आप ये कह सकते हैं एल का वैल्यू कितना है 10 कॉमन लीजिए और 1 माइनस कॉस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअल में ये क्या है, ये वो हाइट है, वर्टिकल हाइट जो ये गया। अब ये इस वर्टिकल हाइट को पहुंचाने में किस एनर्जी की यूज की गई है, इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी, यही काइनेटिक एनर्जी जाके पोटेंशियल एनर्जी mgs में कन्वर्ट होगी। तो आपको अगर ये h का इक्वेशन पता चल जाए तो काम बन जाएगा, क्योंकि cos थीटा है ना, वो h का वैल्यू पता चल जाए तो ये cos थीटा इक्वेट कर देंगे तो सीधा आ जाएगा आपका। तो हमें क्या करना है, इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, भाई ये बताइए इसमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन वेलोसिटी पहले निकालनी पड़ेगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी ना इसकी, तो इसकी कॉमन वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो कॉमन वेलोसिटी कैसे निकालोगे भाई, मोमेंटम कंजर्वेशन से करवा दो। मोमेंटम कंजर्वेशन कहता है कि m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1, ध्यान से समझिएगा, m1 u1 प्लस m2 u2। अब बताइए यहां पे मान लेते हैं ये m1 है और ये m2 है मास, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है, हाँ है। क्या इसकी फाइनल वेलोसिटी और बॉब की फाइनल वेलोसिटी सेम होगी, तो दोनों की फाइनल वेलोसिटी v1 और v2 सेम हो जाएगी ना, कॉमन वेलोसिटी। जब इसमें ये एम्बेडेड हो गया, रह गया, अब दोनों साथ साथ वेलोसिटी से चलेगी, इसको कहते हैं कॉमन वेलोसिटी। कॉमन वेलोसिटी यानी v कॉमन ले लेते हैं, और m1 का वैल्यू कितना है 5 ग्राम, 50 ग्राम, 15 × 10⁻³ और ये हुआ 5 kg, चलेगा, गुड। अब बताइए m1 u1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, हाँ है, 50 × 10⁻³ kg, और इसके पास u1 कितना है 200। आप हमें ये बताइए, इसके पास तो इनिशियल वेलोसिटी है नहीं सर, तो ये जीरो हो गया। तो कुल मिला के यहां से आपके पास v आ जाएगा। v कैसे निकालिएगा, मल्टीप्लाइड है, कट्टो कट्टो होगा, 50 से 50 उड़ा दें क्या, इक्वल टू 10 हो जाएगा कि 40 हो जाएगा, ये भाई, अच्छा ये इक्वेशन से ही लिखाया है ना, हाँ तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। बताइए 50 से 50 को काट दें, मल्टीप्लाइड है ना, सॉरी यहाँ पे प्लस होना चाहिए ना,
हाँ तब मास है ना, नहीं कटेगा। m1 प्लस m2, सॉरी मिस्टेक होगा, m1 प्लस m2, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 50 नहीं काटते हैं। अब एक काम करते हैं, v इक्वल टू, सीधी सी बात है, ये 1 2 3 जीरो से खत्म हो गया, हाँ तो बचा कितना, सिर्फ 10, गुड, ये 10 बचा, तो यहाँ पे हो गया आपका 10। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ देखो तो क्या होगा, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, तो बचा कितना 5.05। इसको जब सॉल्व करिएगा तो कितना किलोग्राम आएगा, 5.05 kg आएगा ना भाई, तो 5.05, क्लियर है। ये वैल्यू लगभग 5 दूना 10, 1.98 के आसपास, 1.98 मीटर पर सेकेंड, जो भी 1.9 कुछ भी मान लो 2 ही है, कोई दिक्कत। ये इसकी वेलोसिटी आई। अब आप बताइए दोनों के पास जो टोटल, ये दोनों बुलेट और मास दोनों इस वेलोसिटी से चल रही होगी, इसके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी इतनी, तो सीधी सी बात है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हुई है इस सिस्टम की mv², वही कन्वर्ट हुई बाद में जाके mgs में, कितनी बताओ। अब देखो हाफ m का वैल्यू क्या होगा, बुलेट और मास दोनों सेम है, मतलब मास बॉब के अंदर भी बुलेट है तो टोटल मास होगा। देखो हालांकि यहां पे ना किताबों में या आपके सिलेबस में ना सिर्फ बॉब का मास लिया जाता है, सिर्फ बॉब का मास लिया जाता है, लेकिन टेक्निकली क्या ये सही है, इस सिस्टम का मास लेना चाहिए ना। हाँ ये है कि 5 kg के रिस्पेक्ट में 50 ग्राम कैन बी नेग्लेक्टेड, तो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, गलत नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आंसर कैसा है आपका, ऑप्शन कैसा है, तो ऑप्शन के हिसाब से मैच करिएगा, ठीक है। 0.8 जो निकाले थे ये 50 ग्राम प्लस 5 kg किए थे क्या, कोई बात नहीं, ठीक है, जो भी होगा। तो यहाँ पे मास हमारे पास कितना होगा 0.5 kg, और v² कितना होगा 1.98 का स्क्वायर करिएगा तो यहां से होगा mgh, नहीं क्लियर है। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो क्या लगता है m का वैल्यू कितना होगा, ये पूरा सिस्टम है ना, m का वैल्यू कितना होगा, m का वैल्यू हो जाएगा m, देखो m तो m ऐसे भी एलिमिनेट हो गया ना, m तो एलिमिनेट हो गया ना, क्या m को काहे कैरी करोगे, नहीं समझे बात को, हाफ mv² और mgh, ये मास ऑफ सिस्टम, ये भी मास ऑफ सिस्टम ही तो है, तो एलिमिनेट हो गया, तो मास का कोई इंपॉर्टेंट रोल यहां पे रहा नहीं। आप चाहे तो इसे एलिमिनेट भी कर सकते हैं, तो मास एलिमिनेट हो गया। इन शॉर्ट अगर आपको h निकालना हो तो h इक्वल टू क्या हो गया, v² बाय 2g, तो v का वैल्यू 1.98 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ 2g, 2 इंटू क्या ले 10 ले लें, चलिए ठीक ले लीजिए। इसको जब आप सॉल्व करिएगा कितना आएगा, इसको 2 के आसपास 4, 3.9 के आसपास, क्या 1.98 है ना, 2 ले लेते हैं ना, रखते हैं 2 बाय 10, कुल मिला के 1 बाय ऐसा फिर स्क्वायर 4 सॉरी, मान लेते हैं 4 के आसपास, 2 इंटू 10, नहीं ये हुआ 0.2 मीटर के अप्रॉक्स, कैलकुलेशन के लिए अप्रॉक्स 2 पॉइंट मीटर। ये h आया, क्या यही वैल्यू h है, आप हमें ये बताइए, ये जो h है क्या यही h है कि नहीं है, बताओ। इतना ही हाइट ना, इक्वेट कर दीजिए, cos थीटा आ गया, तो आप इसे इक्वेट करिएगा तो 0.2 इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा 10 से इधर आ जाएगा, तो ये होगा 0.2 बाय 10 इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 0.2 बाय 10। जब आप इसे सॉल्व करिएगा कितना आ जाएगा, सही है, हाँ 10 माइनस 0.2 बाय 10, तो ये हो जाएगा आपका 0.85, 0.8 बाय 10, अरे 10 है रे, 1.0 तुम बता रहे हो, तो 9.8 होगा ना, ये देखो कैसे बोलता लड़का, 9.8 ना, 9.8 बाय 10 ये आया, यानी कि 0.9 के आसपास, वही 0.8 समथिंग, तो ये वैल्यू आ गया आपका 0.98, इतना आया आपका cos थीटा का वैल्यू, लगभग कितना 10 डिग्री के आसपास, जो भी आएगा थीटा आपका आ गया नियम के हिसाब से cos, हाँ थीटा का वैल्यू cos इनवर्स 0.98, जो भी होगा दिस इज द आंसर। आपको बस मेथड समझना था, ऑप्शन में क्या रखा, गुड, हाँ जी,
हाँ तो बिल्कुल पोटेंशियल एनर्जी ही तो इक्वेट किए हैं बाबू, mgh। यहां से ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुई ना, ये काइनेटिक एनर्जी जब आप किसी गेंद को फेंकते हैं मैक्सिमम हाइट पे जाके वेलोसिटी जीरो होती है, ये पूरी की पूरी एनर्जी कन्वर्ट होती है ना। तो आपने जो काइनेटिक एनर्जी थी भाई, ये बुलेट यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ले आया ना, इस पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है ऑसिलेशन में। इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू मैक्सिमम होता है, पता है ना ये बात आपको। तो फिर ये यही काइनेटिक एनर्जी यहां जाके पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई। समझ पाए सर? बोलिए, कोई दिक्कत? हाँ से कौन सा बाबू? ये वाला देखो, ये लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन है। ये कहता है कि भाई ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक मान लीजिए जिसका मास m1 है और ये कुछ इनिशियल वेलोसिटी u1 से चल रहा होगा। इसके पास कितना मोमेंटम होगा? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास m1 u1 इसकी मोमेंटम हो गई। ये ब्लॉक जिसका मास m2 है और मान लीजिए इनिशियली ये u2 स्पीड से चल रही थी, इसका मोमेंटम कितना होगा? इसका मोमेंटम हो जाएगा m2 u2। अभी ये अपनी अपनी स्पीड से चल रही थी, ये भी अपनी अपनी स्पीड से चल रही थी, मतलब दोनों के बीच कोई कोलिजन नहीं हुआ था। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना हो गया? इनका प्लस इतना, तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन m1 ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि मान लीजिए इसकी स्पीड ज्यादा थी, इसने इसको टक्कर मारा। टक्कर मारने के बाद दोनों की वेलोसिटी बदल जाएगी, मास रिमेन कांस्टेंट, मास में चीज नहीं आएगा, दोनों की वेलोसिटी बदलेगी। तो टक्कर के बाद हो सकता है मान लीजिए इसकी वेलोसिटी जो m1 ब्लॉक था वो v1 हो जाए, हो सकता है स्लो डाउन या स्पीड अप भी हो सकता है, इसकी वेलोसिटी m2 की v2 हो जाएगी। तो अब कोलिजन के बाद इसके पास कितना मोमेंटम आया? m1 v1 और इसके पास m2 v2। तो कोलिजन के बाद टोटल मोमेंटम कितना है? इतना। तो मोमेंटम, लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ये कहता है कि बिफोर द कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर आफ्टर द कोलिजन ऑफ द सिस्टम। इसको प्रूव भी करते हैं हम लोग, ठीक है। ये है स्टेटमेंट इसका, जब भी कोलिजन होगा मोमेंटम कंजर्व होगा, लिनियर मोमेंटम कंजर्व होगा ऑलवेज भी, ठीक है। हाँ, वैल्यू जो पुट किए यहां पे देखो, ये क्या है? मास ऑफ, हमने किसका माना है? ये m1 माना है बुलेट का मास, तो बुलेट का मास 50 ग्राम है, उसको किलोग्राम बनाएंगे। और ये जो v और v2 है, जैसे कि मान लीजिए इस मास में बुलेट जाके इंटर कर गया, तो अब बुलेट भी मास के अंदर ही है, तो दोनों जैसे जाएगी तो दोनों की फाइनल वेलोसिटी साथ साथ होगी। जैसे एक ट्रक चल रही है और ट्रक पे मान लो आप कूद गए, तो ट्रक की जो स्पीड अब होगी वही आपकी भी स्पीड होगी। तो दोनों का, इसलिए हमने यहाँ पे दोनों की स्पीड v और v मान के v कॉमन ले लिया, जिसको कॉमन वेलोसिटी कहते हैं, और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लिए। क्लियर है? ठीक है, गुड। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल और करेंगे, फिर कंसेप्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। एक दो टाइप और रह गया है। देखो, ये जो स्लोली और ग्रेजुअली वर्ड है, इसको लेके एक और अच्छा सवाल आता है। अगर ये बात आप भूल जाएंगे तो ये सवाल कभी नहीं बनेगा आपसे, जो अभी हम लोग कर रहे हैं। ये ग्रेजुअली और स्लिप वगैरह वर्ड जो है, इस वर्ड को अगर आप नहीं सेंस कर पाओगे तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है ये समझिए। क्वेश्चन है हमारा, एक हिली पाथ है आपका, ठीक है, नहीं, पहाड़ों की वादियां, ये हिली पाथ है आपका, जिसका वर्टिकल हाइट मान लीजिए h है ग्राउंड से, और यहां पे एक ब्लॉक को आपको स्लाइड करवाना है, ठीक है। तो यहां पे आपको ध्यान में ही रखना है कि ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को आपको स्लाइड करवाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर की तरफ। मान लीजिए बाइक चला रहे हैं, इस तरह का रोड है, तो आपको ये फोर्स लगाना पड़ेगा। पहले सवाल समझ लीजिए। तो गिवन इंफॉर्मेशन ये है कि फोर्स जो एक्ट हो रहा है, एक्सटर्नल नहीं, एक्सटर्नल जो फोर्स एक्ट हो रहा है, एक्टेड ऑलवेज टेंजेंशियली, इस तरह से फोर्स लग रहा है कि वो जहां पे सरफेस है, सरफेस के टेंजेंशियल एक्ट हो रहा है। सरफेस कर्व है तो सरफेस के टेंजेंशियली एक्ट हो रहा है जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है। तो एफ एक्सटर्नल एक्टेड टेंजेंशियली, ठीक है, टेंजेंशियली ऑलवेज। अब हमसे ये पूछा गया कि आपको ये बताना है कि, और ये किस तरह से स्लाइड हो रहा है, मतलब स्लोली स्लोली, जहां पे ये क्या एफ एक्सटर्नल लगा के हम लोग क्या करें, इस ब्लॉक को हिल पे क्या कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं। और स्लाइड कैसा कर रहे हैं, स्लोली।
यहीं पे स्लाइड स्लोली से मतलब ये आ गया आपको। अच्छा, पूछ क्या रहा है इसमें, आपको फाइंड करना है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, समझ पाए? गुड। यहीं से हम लोग यहां पे क्लू निकाल लेते हैं कि अगर ये स्लोली वर्ड होगा, स्लोली, ग्रेजुअली, स्लाइड, धीरे धीरे वाला टाइप का, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया है। सरफेस आपका रफ भी हो सकता है, स्मूथ भी हो सकता है। फिलहाल हमने जानबूझ के स्मूथ रखा है ताकि रफ वाला भी करेंगे। ठीक है, तो यहां से ये भी बातें समझ में आई कि अगर स्लोली स्लाइड हो रहा है तो स्पीड इसकी नहीं बदलेगी, स्पीड कांस्टेंट रहेगा, और स्पीड कांस्टेंट रहेगा तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। बोलिए, मतलब बराबर होगी, तो नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बताइए, इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इक्वल टू 0, तब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0। अब ऑल दी फोर्सेस में कौन कौन सा है? एक फोर्स है आपको जो एक्ट हो रहा है यहां पे टेंजेंशियली, एक्सटर्नल। एक फोर्स इस पे एक्ट होगा, कौन? mg। हाँ, एक होगा नॉर्मल। गुड, एक होगा नॉर्मल। 3 फोर्स है आपके पास, तो कौन कौन से हैं? एक वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड वर्क डन बाय नॉर्मल इक्वल टू 0। आप हमें ये बताइए, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल निकालने पहले हम लोग वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल, इन शॉर्ट आपको पता है कि कुछ नहीं करना है, कैसा भी प्लेन हो, फॉर्मूला क्या चलेगा? mgh, मास ऑफ द ब्लॉक, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हाइट जहां से जहां तक का मोशन हुआ उसका वर्टिकल डिस्टेंस। तो इसमें नो चेंज। साइन बताइए, बिल्कुल नेगेटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, mg नीचे एक्ट कर रहा है तो -mgh, ये काम खत्म। आइए वर्क डन बाय नॉर्मल की बात करें, तो वर्क डन बाय नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल हमेशा फोर्स लग रहा है इधर, तो फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, फोर्स के डायरेक्शन यानी कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो गया इधर, और नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, और नॉर्मल तो हमेशा परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, इसके बीच का एंगल। इसका मतलब वर्क डन बाय नॉर्मल बचा कौन? हो गया। अभी आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, तो -mgh प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू कितना आएगा सर? mgh पॉजिटिव में। ये रहा आपका आंसर। समझ पाए सवाल? कैसे इस टेक्निक का कैसे यूज करना है? पक्का? तो इसको नोट करिए और अगला सवाल देते हैं, इसी टेक्निक के बेस्ड हमको बना के दिखाइए। अब फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, फिर बना के दिखाइएगा। तब तक इसको नोट करिए, हम क्वेश्चन लिख देते हैं। सवाल है 300 जूल ऑफ वर्क is done by sliding 2 kg block up an inclined plane of height 10 meter. वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय अगेंस्ट, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन पूछा गया इसमें, नहीं है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। हमसे ये पूछा गया है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। हाँ, फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ठीक, आप चाहें तो इसका ऑप्शन भी नोट कर सकते हैं। 100 जूल, 200 जूल, 300 जूल एंड लास्ट वन इज 0। सेम कंसेप्ट का यूज करना है, इसी तरीके से बनाइए इसे। इसका आंसर होगा -100, वैसे 100 जूल होगा। ठीक है,
देखो इसका आंसर ऐसे -100 होना चाहिए नियम के हिसाब से। ऑप्शन में 100 है तो क्या करोगे, टिक कर दोगे। हमने थोड़ा चेंज किया था क्वेश्चन को, ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन नहीं है, स्टेटमेंट समझना, हमको ये स्टेटमेंट समझाना था, क्योंकि गलती करोगे और गलती भी चीजों को जब सुधार किया जाता है तो वो ज्यादा याद रहता है। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है, इसका मतलब वर्क फ्रिक्शन जितना वर्क कर रहा है उसके अपोजिट कितना वर्क किया गया। तो भाई फ्रिक्शन कितना वर्क कर रहा है, -100, तो वर्क कितना किया जाएगा उसके अपोजिट। याद रहेगी ये बात, इसको मिस मत करना। अब समझो कैसे बनाना है इसे। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा एरर आता है। नहीं तो ये इंक्लाइन प्लेन है सर, इंक्लाइन प्लेन ही था ना, इंक्लाइन प्लेन रफ इंक्लाइन प्लेन है। एक ब्लॉक है 2 kg का, इस 2 kg के ब्लॉक पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग गया, कितना का एक्सटर्नल फोर्स लगा है सर, कितने का, हाँ ये जो भी लगा पता नहीं, लेकिन ये एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क डन कितना किया है 300 जूल, इसको यहां से स्लाइड करवाने के लिए। और इसका वर्टिकल हाइट कितना है 10 मीटर। हमसे पूछा गया कि भाई वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना हुआ है। आप ही बताइए कि पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हुआ है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे भाई, तो फ्रिक्शन डिस्प्लेसमेंट का कुछ मामला है नहीं, तो वर्क एनर्जी थ्योरम का कुछ करना पड़ेगा। आप बताइए यहाँ पे कितने लोग हैं, आपको पता है ना कि वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस, हमेशा ये याद रखिएगा, वर्क डन बाय सिर्फ फ्रिक्शन मत कर दीजिएगा, वर्क डन में ग्रेविटेशन मत कर दीजिएगा, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस, नहीं ऑल फोर्सेस इक्वल टू कितना होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और यहां पे देखो ये स्लाइडिंग हो रहा है स्लोली, इसका मतलब स्लोली स्लाइडिंग का मतलब हो गया कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ 0, मतलब वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस कितना हो गया 0। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ग्रेविटी एक्ट कर रही है, नॉर्मल एक्ट कर रहा होगा, एफ एक्सटर्नल कर रहा है और फ्रिक्शन कर रहा है। इतने लोग हैं, इसके अलावा और कोई है नहीं, तो बराबर 0। नॉर्मल का तो हमें लगता है 0 ही होगा, क्या लगता है आपको, बिल्कुल। इसका mgh होगा, मैं नेगेटिव ना, -mgh, इसका तो हो गया 0, इसका सीधा सीधा पता है 300 और इसका निकालना है, रहा कुछ करने को। बताइए m का वैल्यू कितना 2, g का वैल्यू 10 और 10 हो गया माइनस में और प्लस 300 प्लस wf इक्वल टू 0। तो जब आप wf यहां से सॉल्व करेंगे तो हमें लगता है ये हो जाएगा 300 में से 2 जाएगा तो 100 -100 आएगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू -100 जूल। अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, अगेंस्ट फ्रिक्शन मतलब अगर यहाँ पे ऑप्शन देखो, वैसे 100 ऑप्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 100 और -100 होता तो फिर आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अगेंस्ट फ्रिक्शन बोला है तो फ्रिक्शन ने जितना वर्क किया है उसके अपोजिट कितना वर्क हुआ है, फ्रिक्शन ने -100 किया तो उसके अपोजिट +100 तो 100 जूल। पकड़ पाए इस बात को सर, ठीक है। हाँ एयर रेसिस्टेंस को देखो, यही सब छोटा छोटा बात है, तुम लोग नहीं पाते, कुछ नहीं होता है। आपको यहाँ पे पूछते कि वर्क डन बाय लेल्हा आता 100 ना, अब ये लेल्हा क्या होता है, क्या हो सकता है, वर्क डन बाय एयर रेसिस्टेंस को एयर रेसिस्टेंस ही रहने दीजिए। आपको वर्क डन पूछा गया ना, पूछा गया कि एयर रेसिस्टेंस क्या होता है, कितना है, वर्क डन पूछा, एयर रेसिस्टेंस कितना है पूछता तो फिर आपको एयर रेसिस्टेंस का मैकेनिज्म पता होना चाहिए। वर्क डन बाय एयर रेसिस्टेंस हुआ है तो वर्क डन एयर रेसिस्टेंस नहीं पूछा है तो वर्क डन बाय एयर रेसिस्टेंस W एयर रख दो, बात खत्म। ना ना ना, वर्क डन एयर रेसिस्टेंस कुछ नहीं करेगा, तुमको लगता है ऐसा कुछ नहीं करेगा भाई। जब रेन ड्रॉप नीचे गिरेगी तो एयर उसे नीचे गिरने से रोकेगा नहीं, क्या लगता है कुछ वर्क नहीं करेगा, नेगेटिव में वर्क होगा। आप नीचे वर्टिकल गिर रही है, एयर रेसिस्टेंस वर्टिकल ऊपर लगेगा, क्या लगता है, अच्छा हवा ऐसे बहती है, मान लीजिए हवा बह नहीं रही है, जब रेन ड्रॉप गिरता है तो उसको एयर फील होगा ना, नहीं वो फ्लो एयर वाला तो नहीं, ये वाला एयर, वो फ्लोइंग एयर तो फिर दूसरी कहानी होगी। -10 ना, 10 तो नहीं आएगा, इसका 8 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। 10 तो ग्रेविटी कर रही है, 10 तो शायद ग्रेविटी कर रही है, तो फिर सवाल समझ पाए। क्वेश्चन क्या था सुनो बाबू, एक रेन ड्रॉप है कितने मास का 1 ग्राम का, ये बेचारा को छोड़ दिया गया किस हाइट से 1 किलोमीटर, काफी दूर से आ रहा है ये, मतलब 1000 मीटर के हाइट से इसे छोड़ दिया गया। इस सवाल में फाइनल वेलोसिटी दे रखी थी और हम नहीं दिए हैं, क्योंकि क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें तो आता है निकाल लेना,
अच्छा, क्या फाइनल वेलोसिटी की जरूरत नहीं पड़ी तुम्हें? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाला? कैसे निकाला? कैसे बनाए सवाल को? हाँ जी, हाँ तो ग्रेविटेशन आ गया, ठीक है। एयर ड्रैग का, एयर रेसिस्टेंस का वर्क डन, एयर रेसिस्टेंस का वर्क डन कैसे निकालिएगा? mgs तो सीधा आ जाएगा। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, mgs सीधा होता आपको पता है, ठीक है। तो पहला इसका जो सॉल्यूशन होगा कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो mgh होगा, श्योर है। m का वैल्यू कितना? 1 ग्राम, मतलब हाँ 1/1000 किलोग्राम। g का वैल्यू 10 और h का वैल्यू 1 2 3। तो कुल मिला के ये 3 उठ गया, तो ये हुआ तुम्हारा पॉजिटिव 10 जूल, हाँ या ना? बिल्कुल नीचे गिर रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हुआ तो प्लस 10 जूल, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। अब एयर ड्रैग क्या करोगे? अब सुनो, एयर ड्रैग के लिए आपको ये करना होगा कि वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नहीं, वर्क डन, अगला सवाल जो पार्ट 2 है इसका है कि वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस नहीं इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब बताइए, ऑल दी फोर्सेस में यहां पे तो सिर्फ 2 लोग जिंदा है, एक वर्क डन बाय ग्रेविटेशन और दूसरा वर्क डन बाय एयर रेसिस्टेंस। नहीं बोलो, नहीं एयर फ्रिक्शन कह सकते हैं, एयर फ्रिक्शन चलेगा, एयर रेसिस्टेंस एयर, चलो एआर बोलो। इसके अलावा और कोई है? इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। क्या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसके पास नहीं थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो होगी भाई। इनिशियल अभी ये रेस्ट में था ना, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है? 0, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, लेकिन फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो कुछ ना कुछ होगी ना, तो फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी पड़ेगी। आपको इक्वेशन ऑफ मोशन आता है कि नहीं आता है? फाइनल वेलोसिटी बताइए, सवाल में दे रखा था, लेकिन आप बताइए, हमें नहीं बता पाएंगे। कितना? 100 to 2, क्वेश्चन में गलत दे रखा था, 50 मीटर पर सेकंड दे रखा था। कैसे हो सकता है ऐसा, है कि नहीं? 100 to 2 आया ना, तो 100 to 2 से ये नीचे गिर रहा है, अगर एयर फ्रिक्शन लग रहा होगा जो भी, तो ज्यादा से ज्यादा इसकी वेलोसिटी और नियम के हिसाब से घटनी चाहिए ना। 50 मीटर पर सेकंड दे रखा है, गलत डाटा था इसलिए हमने यूज नहीं किया। डाटा दे रखा था 50 मीटर पर सेकंड, जस्ट नीचे दिखाओ। आप लोग सही है? कितना आया सर इसका v कैसे निकलता है बाबू? इनिशियल वेलोसिटी पता है कितना? 0 है ना, g का वैल्यू 10 लोगे, s कितना है? 1000 मीटर, हाफ gt स्क्वायर, सॉरी v स्क्वायर इज टू s, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। नहीं तो बताइए 2 × 10 × 1000 है ना, तो 2 का तो 2 रहने दीजिए, √2 आ जाएगा v, और 1 2 3 इंटू 100 आ जाएगा ना, 100 to 2, 10 √2 बोल रहे हो, वो लड़का सब कुछ कुछ बोलता है। अच्छा चलो ये बताइए, ये कितना हो गया? 10 प्लस वर्क डन बाय एयर रेसिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ m का वैल्यू कितना है? 1 × 10 to the power -3, और v स्क्वायर का वैल्यू सीधा ये रख दो ना, तुमको v स्क्वायर चाहिए ना, तो 2 × 10 to the power 4। अब बोलो कोई दिक्कत सर? 0 आएगा, इसको 0 आ गया, तो भगवान जाने 0 क्यों हुआ, पता चला क्यों हुआ 0? क्योंकि हम लोगों ने एयर रेसिस्टेंस माना ही नहीं है, जी देखो 10 डाला है, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो, हमने वैक्यूम मान लिया ना, इसलिए बढ़िया है और भी अच्छी बात है। निकालते ऐसे हैं, कितना आया? 0 आया, तथास्तु, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 2 खत्म, यहां बच गया आपका कितना? 10। नहीं तो वर्क डन बाय एयर रेसिस्टेंस इक्वल टू 10 - 10 बरोबर 0। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। छोड़ रहे उससे क्या मतलब, जो सही इन्फॉर्मेशन, तरीका समझ गए ना, फिर हमको तरीका समझाना था ना, डाटा से क्या लेना था ना, क्या हुआ इसमें? कोई समस्या है? कोई दिक्कत है? इस कंसेप्ट का यूज कैसे करते हैं समझ पाए? वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन समझ पाए थोड़ा बहुत? आइए अब कुछ सवाल और करेंगे, टाइप चेंज करेंगे इसका। या एक सवाल और कर लो बढ़िया वाला, फिर दूसरे टाइप पे चलेंगे, उस टाइप को आज खत्म करेंगे। इसे मिटाए सर। देखो सवाल सब एकदम बिल्कुल ऐसा ही रहता है, आपको बस अब 2 सेकंड रुक के सोचना है। एप्लीकेशन आपको समझ में आ ही गया है, तो घबराने की कोई आवश्यकता है नहीं। कोई भी सवाल आएगा एप्लीकेशन समझ में आ गया तो बढ़िया है। देखो सवाल क्या था, एक सर्कुलर ट्रैक है, ध्यान से समझिएगा।
एक सर्कुलर ट्रैक है, उस सर्कुलर ट्रैक पे एक बड़ी गोल गोल घूम रही है, ट्रैक का रेडियस दे रखा है। एक सर्कुलर ट्रैक है, इस ट्रैक पे जिसका रेडियस है मान लीजिए r, इसका दे रखा है 6.4 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं, ये सेंटर। यहां पे एक ब्लॉक है जिसका मास दे रखा है 10 ग्राम, इसका 10 ग्राम ब्लॉक है। इसके पास कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। टेंजेंशियल मतलब हमेशा टेंजेंट की अलाउंग, जिसको आप लीनियर एक्सेलरेशन से की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, ये कांस्टेंट है, एक्ट हो रही है, जिसका वैल्यू नहीं दे रखा है, मतलब कह रखा है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन टेंजेंशियल इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी इस पार्टिकल की जो होगी वो दे रखी है आपको 8 इंटू 10 टू द पावर -4 जूल, कब, व्हेन हाँ, काइनेटिक एनर्जी एट द एंड ऑफ सेकेंड रिवॉल्यूशन, जब दूसरा चक्कर ये कंप्लीट कर लेती है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है कितनी, इतनी। आपको बताइए ए कितना है, आपको फाइंड क्या करना है, उस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू। कुछ नहीं करना है बाबू, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर लीजिए, टेंशन ही खत्म। आप बताइए वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाँ या ना? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इनिशियल तो इसके पास कुछ है क्या, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, बिल्कुल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी नहीं है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है। अब एक्सेलरेशन देना स्टार्ट हुआ है, नहीं फेंका आपने सर, जैसे ये था, ठीक है, 2 राउंड हुआ, आई बात समझ में? तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। अब वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस, कौन कौन से फोर्स यहां पे अवेलेबल है सर? इकलौता सेंटीपिटल फोर्स, इसके अलावा और कोई है? इकलौता सेंटीपिटल फोर्स ही है ना जो, तो सेंटीपिटल फोर्स कितना होता है, mv² बाय r, जो कि बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन के होता है ना। तो mv² बाय r करो, देखो v पता है नहीं तो नहीं कर सकते, mv² बाय r तो मास इंटू एक्सेलरेशन कर लीजिए, एक ही बात, दोनों तो एक ही चीज होती है। इस ब्लॉक का मास इंटू एक्सेलरेशन, कौन सा वाला, टेंजेंशियल, होगा कि नहीं होगा भाई? जो एक्सेलरेशन है टेंजेंशियल यही ना है, इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है, अच्छा कौन बताएगा, हाफ mv²। अच्छा ये काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू तो दे ही रखा है ना, कितना, सीधा इक्वेट कर दे, 8 10 टू द पावर -4, बोलो हाँ, डिस्प्लेसमेंट ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है आपके पास कंजर्वेटिव कौन कौन सा है, ग्रेविटेशन, स्प्रिंग फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फिलहाल। इसके अलावा जितने भी होंगे तो वो तमाम सारे ये होंगे। एक तो ये तरीका होगा, याद रखो। दूसरा ये देखो, तुम ही बताओ, ये बड़ी जब देखो, जब कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क करता है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। नहीं, आप यहां पे कहिए कि यहां पे वर्क डन हुआ है कि नहीं हुआ है। जहां भी वर्क डन 0 का सेंस आता है सच में, वहां पे वर्क डन 0 होता है। क्या यहां पे आपको सेंस तो वर्क डन का आ रहा है, लेकिन क्या सच में वर्क डन नहीं हुआ है? 2 राउंड घुमाने में वर्क नहीं करना पड़ा होगा, इसका मतलब मामला नॉन कंजर्वेटिव का है। इसलिए पाथ डिपेंडेंट फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स और पूरा पाथ डिपेंडेंट मतलब पूरा लेंथ ऑफ ट्रैक लेना पड़ेगा। 2 राउंड का मतलब, 1 राउंड का मतलब 2πr, 2 राउंड का मतलब 4πr, हाँ या ना, समझे? तो मास कितना है, 10 इंटू 10 टू द पावर -3। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपको निकालना है, डिस्प्लेसमेंट 4πr², 6.4 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर करेंगे, बताइए। उसके बाद 8 इंटू 10 टू द पावर -4 कट्टो कट्टो करेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा सर, हाँ या ना, आ जाएगा बस। तो सवाल को समझना है। टाइप चेंज करें,
इसको कोई दिक्कत? नोट करना चाहते हैं नोट करिए, अगले टाइप पे आते हैं। देखो एक क्वेश्चन ग्राफ बेस करवा दे, ग्राफ से क्या इंफॉर्मेशन पूछा जाएगा आपको, फिर आगे बढ़ेंगे। सुनिए सर। हाँ, तो सवाल ये है कि एक बड़ी चल रही है 2 kg की। हाँ सर, कहां पे? ओ सॉरी 2 पाई आर, 4 पाई आर होगा, सॉल्व कर लीजिएगा। रिलेशन समझ में आया ना? हाँ जी। अगला सवाल ये है, ध्यान से देखो कि एक बड़ी है जिसका मास 2 kg है, ठीक है, वो उनकी जो उन पे लगा है फोर्स, इस 2 kg मास पे जो फोर्स लगा है एक्सटर्नल, 2 kg ब्लॉक पे जो फोर्स एक्सटर्नल लगा है, इसमें वेलोसिटी आएगी। तो इसका वेलोसिटी और टाइम ग्राफ दे रखा है, इसका वीटी ग्राफ दे रखा है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है इस सिचुएशन का। ये वेरिएबल फोर्स है जो एक्ट हो रहा है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का दे रखा है। ये टाइम इन सेकेंड बात में करेंगे, और ये वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। और इस फोर्स का नेचर दिख के ही लग रहा होगा कि रिटार्डिंग है ना, वीटी ग्राफ नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रहा है, रिटार्डिंग नेचर का फोर्स है। तो हुआ क्या कि जब 10 मीटर पर सेकंड हुई थी, ब्रेक लगाना स्टार्ट हुआ और ये बेचारा 2 सेकंड में जाके रुक गया होगा, यही ना हुआ होगा? हाँ या ना? हमसे पूछा गया है कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, आपको फाइंड करना है वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा। सीधी सी बात है कि वर्क डन यहां पे दिख रहा है आपको, इसकी काइनेटिक एनर्जी बदली है, पहले 10 मीटर पर सेकंड थी, फिर बाद में 0 हो गई, 2 सेकंड में हो गया। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगर आप करेंगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? थी इसके पास मैक्सिमम हाफ एम सॉरी वी स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी और माइनस इनिशियल हाफ एम यू स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ एम 0 नहीं होगा भाई, फाइनल वेलोसिटी रुक रही ना 2 सेकंड बाद, और इनिशियल कितनी है? हाफ एम का वैल्यू 2 kg और वी का स्क्वायर कितना? 10। खत्म, कुल मिला के 100 ना, 10 बोल रहे हो रे, हाफ एम बी स्क्वायर 100 ना। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पूछ रहा है, कैसे? हाँ, डिस्प्लेसमेंट 10 हुआ, ठीक है। फोर्स कितना है? फोर्स पूछ कहाँ रहे तुमसे हम? वर्क डन पूछ रहे हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ऐसे भी करोगे तो वही आएगा, इसका एरिया निकालोगे डिस्प्लेसमेंट आएगा, इससे फोर्स निकालोगे चेक कर लो, वर्क डन इतना ही आएगा, -100 जूल है, कबड़ा -100 जूल। हाँ या ना? इस तरह से ग्राफ पे आपको एनालिसिस करके चीजों को पता करनी है। तो बस आप एक ग्राफ का रिजल्ट बता दीजिए, तो एक ग्राफ देते हैं, बस आपको कैलकुलेशन नहीं देंगे, बस पूछ रहे हैं, बता दीजिएगा कि क्या हाल है इसका। वीटी ग्राफ दे रखा है एक पार्टिकल का कुछ इस तरह का, टाइम सेकंड में और वेलोसिटी मान लीजिए मीटर पर सेकंड में, ठीक है। चलना स्टार्ट किया, उसके बाद कुछ टाइम के बाद इसका हाल कुछ ऐसा हो गया, इसके बाद फिर ऐसा चला वो, ठीक है। ये रीजन था, पोजीशन ए बी पॉइंट सी डी और यहां तक पहुंचा ई। हमसे ये पूछा गया है कि वर्क डन, एक्सटर्नल फोर्स लगा होगा ना, तो वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल जो हुआ है वो पॉजिटिव कब होगा, किस रीजन में?
जब पार्टिकल ए से बी जाएगा, जब पार्टिकल बी से सी जाएगा, जब पार्टिकल सी से डी जाएगा, या जब पार्टिकल डी से ई जाएगा। और इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा ए से बी। कैसी बात भाई, इस रीजन में देखो ना जरा, इस रीजन में वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव, फाइनल वेलोसिटी जीरो है। इस केस में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हुआ है, इस केस में घट रहा है, नहीं घट रहा है, और यहां पे भी कांस्टेंट रहा है जीरो, यहां पे नेगेटिव, इस रीजन में नेगेटिव कांस्टेंट रेट से, ये बढ़ रहा है पॉजिटिव। समझ पाए बात को? इस तरह से चीजें पूछी जाती है। चलिए, सब लोग समझ रहे हैं कि बस ऐसे हाँ में हाँ समझ रहे हैं? मान लेते हैं आप लोग समझदार हैं। देखो बाबू, अब इस तरह के सवाल पे देखिए, थोड़ा कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकाल लेनी है, चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है, बस एक दो पॉइंट समझाना है हमें, वो देख लो। अगला सवाल इसे देख लो बाबू, आपको मान लो एक m kg का, एक मान लो 1 kg का ब्लॉक है, ध्यान देना, इस पे लगा है फोर्स एक्सटर्नल, इस वजह से इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो दे रखा है, सिर्फ इधर नहीं हर तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, नहीं इस पे फोर्स कुछ लगा, कुछ एंगल वेंगल पे कुछ भी हुआ, इस वजह से इसमें डिस्प्लेसमेंट हुई है कुछ, और ये जो डिस्प्लेसमेंट था वो दे रखा है आपको टाइम के हिसाब से, या अलॉन्ग ही मान लेते हैं, टाइम डिपेंडेंट है, मतलब वेरिएबल फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स लगा एक ब्लॉक पे जिसका मास 1 किलोग्राम था, इसकी वजह से इसमें डिस्प्लेसमेंट आई है टाइम डिपेंडेंट, कितनी 2t² - 2t + 10, ठीक है। हमसे ये पूछा गया है कि आपको फाइंड करना है वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल, वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल इन 0 सेकेंड टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड तक ये फोर्स लगा और आपको पता करना है वर्क डन, ठीक है। कोई दिक्कत? सरफेस सब स्मूथ वगैरह सब है, एकदम से चल रहा है। देखो इसको करना कैसा है, हमें तो वेलोसिटी पता चल जाए तो काम बन जाए, मतलब 0 टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या है पता चल जाए, और 2 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या है पता चल जाए, तो काम नहीं बन जाएगा, वर्क डन सीधा सीधा आ जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मास पता है। आइए, तो 0 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी निकालनी है ना, इसका मतलब s को dx/dt करना है, भी आ जाएगा, टी पुट करेंगे भी आ जाएगा, गुड। तो हम लोग एक काम करेंगे कि पहले ds/dt कर लेते हैं, ds/dt से पता क्या चल जाएगा बाबू, v आएगा कितना, 2 2 जा 4t, यस और नो बोलो, -2 आएगा। डिफरेंशिएट करिए टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट को। आप बताइए एट t बराबर पहला वाला टाइम क्या है 0, ऐसे तो पता है ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, अगर यहाँ पे बोलता कि t बराबर 2 से 6, इसका मतलब यहाँ पे t बराबर 2 पे जो वेलोसिटी होती है उसको इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर करते हैं ना बाबू। एट t बराबर 2 पे तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी कौन सी वाली होगी, इनिशियल, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बाबू, 4 × 0 - 2 बराबर -2 मीटर/सेकेंड, हाँ। और एट t = 2 सेकेंड पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी होगी, नहीं होगी ना, और कितना 4 × 2 - 2 मतलब 6 मीटर/सेकेंड। अब रहा कुछ करने को, अब आपको क्या करना है, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाँ है ना। ऑल दी फोर्सेस, यहां पे कितने फोर्स हैं, क्या लग रहा है कितने फोर्स हैं, कितने हैं, इकलौता फोर्स एक्सटर्नल, इसके अलावा और कोई है नहीं। तो वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द वर्क डन एक्सटर्नल, सीधी सी बात है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आ गया आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ½ mv² - ½ mu², कितना आ गया सर, ½
v का वैल्यू कितना है, फाइनल वेलोसिटी 636, और u का वैल्यू कितना है, -2 का स्क्वायर होगा तो 4n होगा। तो कुल मिला के ये हो गया तुम्हारा कितना, हाफ। m का वैल्यू कितना है, 2 kg, 1 kg, 1 × 36 - 4 कितना हो गया, 32, कुल मिला के 16 जूल पॉजिटिव में। समझ पाए इस तरह के सवाल को कैसे बनाना है? इसे नोट करिए, अगला सवाल बना के दिखाइए, फिर 1-2 सवाल होमवर्क दे देंगे, टैग करते रहिएगा। एक क्वेश्चन बना के दिखाइए, इसे नोट करिए, और एक क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट सवाल। इसको समझ पाए कैसे यूज करना है, हाँ या ना? चलो नोट किया सबने? देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 सर। एक बड़ी है, मान लीजिए इसका भी मास 1 kg है, इस पे एक फोर्स एक्ट हुआ, कितने टाइम तक, t टाइम तक, t टाइम तक फोर्स एक्ट हुआ और डिस्प्लेसमेंट हुआ x, इज गिवन बाय t इक्वल टू √x + 3। हमसे पूछा ये गया है, बात नहीं करेंगे, हमसे पूछा ये गया है कि फाइंड वर्क डन बाय F एक्सटर्नल या ऑल दी फोर्सेस F एक्सटर्नल इन t इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इक्वल टू 6 सेकेंड। सॉल्व करेंगे। 2 सेकेंड से 6 सेकेंड तक डिस्प्लेस करने में कितना टाइम लगा है? आंसर कितना आया? इसको साफ करें सर, बात नहीं करिए प्लीज, इसको साफ करें। आंसर आ गया कितना? देखो इतना सोचोगे, हे देख इतना मत सोचो, भगवान जाने। भाई t इक्वल टू √x + 3 है ना, तुमको dx/dt चाहिए ना, क्या करोगे? x तो निकाल लो पहले। एक काम करते हैं, क्या इसे लिख सकते हैं √x इक्वल टू t - 3, t - 3 लिख सकते हैं, बस हो तो गया। तो x इक्वल टू एक्चुअल में t - 3 का होल स्क्वायर ना, रुक जाओ पहले स्क्वायर करो उसके बाद तोड़ना, मतलब a² + b² - 2ab। ये दोनों बात समझो, छोटा छोटा बात सब सिखा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया समझो ना कि कैसे यूज करना, घबराना नहीं है। बताओ हो गया। अब आप क्या करिए, dx/dt करेंगे तो v आ जाएगा, v इक्वल टू कितना होगा 2t - 6 हो गया। अब आपको कह रहा है कि एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे जो v होगी वो इनिशियल वेलोसिटी होगी, कितना, तो 2 × 2 - 6, 2 × 2 4 -6 कितना हुआ, -2 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। और एंड एट इक्वल टू 6 सेकेंड पे इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी हो जाएगी फाइनल, तो हो जाएगा आपका कितना 2t, मतलब 2 × 6 - 6 बराबर कितना हुआ 6 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या निकालना, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस, तो यहां पे होता है कि वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस, ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमेशा यहाँ पे ऑल फोर्सेस को टर्म देना, अब भले ये फोर्स एक ही हो, तो यहाँ पे वर्क डन सिर्फ एक ही कर रहा है, कौन, एक्सटर्नल चेंज काइनेटिक एनर्जी, हाफ m v² - u²। m का वैल्यू कितना है 1, v का वैल्यू कितना है 36 - -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +4,
कुल मिला के यहाँ भी आया आपका 16 जूल। ये मत समझ लेना किस तरह के हर सवाल का आंसर 16 जूल होता है, ऐसा नहीं सोच रहे हैं। बच्चा सब कुछ भी सोच सकता है। गलती हो गई हमसे, डाटा क्वेश्चन में कुछ और डाटा था, हम दिए कुछ और थे, ताकि हम आपको ये समझा पाए कि एट टी बराबर 0 हमेशा यू नहीं होता है, जो भी स्टार्टिंग टाइम होगा वो इनिशियल होगा। ऐसे इन जनरल तो t बराबर 0 इनिशियल वेलोसिटी होती है, इनिशियल टाइम होता है। स्टार्टिंग मोशन 2 सेकंड बाद हुआ है, हमको क्या पकड़ पाए सर? जब इतना आप लोग किए ही हैं तो एक और करिए लीजिए। क्या मिटा दे सर? मिटाए। हाँ, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है, सुन के जाइएगा। लास्ट सवाल, एक ब्लॉक है जिसका मास 2 किलोग्राम है, इस पे एक लगा है फोर्स, इस वजह से इसमें वेलोसिटी आई है, हाँ या ना? आएगी कि नहीं आएगी? v और डिस्प्लेसमेंट हुआ है x। अब की बात टाइम नहीं दे रहे हैं। वेलोसिटी आई है v और डिस्प्लेसमेंट हुआ है x, और इसके साथ रिलेशन है, कुछ रिलेशन होगा 2√x या कुछ दे देगा, x के साथ वेलोसिटी वेरी कर रही है। हमसे पूछा गया है कि फाइंड वर्क डन बाय, नहीं, F एक्सटर्नल फ्रॉम इन x इक्वल टू 0 मीटर टू x इक्वल टू 4 मीटर। इस बार आपको टेम का कोई मामला है ही नहीं, इसे मिटा दें, मिटा दें। हाँ जी, कितना आंसर आया? अब की बार क्या करोगे? dx बाई dt क्यों करोगे जब v और x सीधा सीधा दे रखा है? x पुट करोगे v आ जाए। भाई v का इक्वेशन पता है ना, तब इसका भी प्लीज ऐसा मत करना। आ गया उसमें भी डाटा में हम चेंज किए, इसमें डाटा कुछ कांस्टेंट यहाँ पे था, हम यहाँ पे वैल्यू दे दिए हैं, अल्फा टाइम्स था कुछ 16 लगता है मेरा 16 लकी नंबर है। नहीं, वाह, बच्चा कितना काउंट करो तो 16 तो नहीं है। ज्यादा हो जाएगा ना, ज्यादा हो जाएगा क्या? काउंट करो तो। ओहो हो, अच्छा उसमें से कुछ माइनस कर दो, 16 पूरा दो। देखो इसमें कुछ नहीं करना है भाई, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है ना, कुछ नहीं करना है। अगर एट x, नहीं, x इक्वल टू 0 मीटर पे जो v आएगी, सुनो, जो v आएगा वो इनिशियल वेलोसिटी होगी, तो v इक्वल टू 2 इंटू √0 का वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना। और एट x इक्वल टू 4 मीटर पे जो वेलोसिटी आएगी वो वेलोसिटी फाइनल होगी, तो 2√4 मीन्स 4 मीटर पर सेकेंड। अब रहा कुछ करने को, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है कि नहीं? तो वर्क डन यहां पे सिर्फ कौन कर रहा है? एक्सटर्नल। कितना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। बन गया? तो बताइए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू हाफ इंटू 2, फाइनल वेलोसिटी कितना है? 4 4 जा 16 माइनस 0। सच्चे बोला रहे तुम लोग, 16 जूल आ रहा है फिर से। आज कोई बात नहीं, ऐसे आता जाता रहता है, घबराना नहीं है ना। तो छुट्टी करते हैं और क्या? नहीं, चलिए काफी सवाल हो गया। अब अगले कंसेप्ट को हम लोग कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आवश्यक सूचना सुन लीजिए।